नमस्कार, मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने अभी तक थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ लिया, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष पढ़ लिए। अब हम आज रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां देखेंगे, उसके बाद हम नील्स बोर का एक्सपेरिमेंट उसका मॉडल डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए, अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि रदरफोर्ड मॉडल की कमियां लिखिए, तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। क्योंकि कोई भी मॉडल हो, इन तीनों मॉडल में थॉमसन का मॉडल हो, चाहे रदरफोर्ड का मॉडल हो, चाहे नील्स बोर का मॉडल हो, तो कुछ इसमें जो फैक्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो निष्कर्ष जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट आए, और कुछ इसमें कमियां थी। आपको कमियां भी ध्यान रखनी है, फैक्ट्स के साथ साथ आपको इसकी कमियां भी ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर है, तो देखिए बेटा, रदरफोर्ड मॉडल मैं पूरी बात यहाँ लिखूंगा, आपको एज इट इज अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट्स में आपको इसी तरह से लिखना है। रदरफोर्ड मॉडल कई प्रायोगिक तथ्यों, रदरफोर्ड मॉडल कई प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करने में सफल रहा। रदरफोर्ड मॉडल कई प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु इस परमाणु मॉडल की निम्नलिखित कमियां थी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हुआ आगे चलकर। इसमें कई सारी बातें यहाँ पर जो बताई गई बेटा, जैसे कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, वो आज भी उसे माना जाता है और वो सत्य साबित हुई। लेकिन इसमें एक दो बात थी, जैसे कि परमाणु का स्थायित्व और रेखीय स्पेक्ट्रम, उसकी व्याख्या करने में असफल रहा, उसे ही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल कई प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या करने में सफल रहा। आवर्त सारणी में कई सारे तत्वों के जो गणना की जाती है उसमें रदरफोर्ड मॉडल का ही यूज किया जाता है, परंतु इस परमाणु मॉडल की निम्नलिखित कमियां थी। तो पहली जो कमी थी वो थी, फर्स्ट इसकी पहली कमी है परमाणु का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो बेटा देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे इसका डिस्कस करेंगे। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार परमाणु जैसे नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जब वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो लगातार अपनी एनर्जी को लॉस करता रहता है। अगर एनर्जी लॉस करता रहेगा, क्या कहा उसने, रदरफोर्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, तो होता क्या है कि वो लगातार अपनी एनर्जी को लॉस करता रहता है। अगर एनर्जी इसकी लॉस होती जाएगी तो क्या होता जाएगा बेटा, इसका ये जो पथ है ये छोटा होता जाएगा और सर्पिलाकार गति करते हुए लास्ट में ये नाभिक में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा वास्तव में होता तो इसका अस्तित्व ही नहीं होता, सभी इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहां गिर जाते हैं, नाभिक में गिर जाते। परमाणु जैसे शब्द का कोई स्थायित्व नहीं होता, ऐसा वास्तव में नहीं होता। तो इस कमी को दूर करने के लिए किसने आगे एक्सपेरिमेंट आएगा, नील्स बोर, वहां पर ये इसको रेक्टिफाई करेगा, ये जो कमी है इसको वो बताएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसको पूरा लिखेंगे, आपको जब मैं पूरा लिखूंगा तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल लगता है बेटा, ठीक है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रीय त्वरण होता है तथा विद्युत गतिकी के अनुसार
विद्युत गतिकी के अनुसार त्वरित धनावेशित त्वरित ऋण आवेशित कण विद्युत चुंबकीय तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि अगर आवेश स्थिर अवस्था में है यानी कोई इसकी वेलोसिटी नहीं है, ये स्थिर अवस्था में है, तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश गति कर रहा है यानी इसमें कोई स्पीड है, कोई वेग है, तो ये विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आवेश त्वरित गति कर रहा है, यहाँ पर ये त्वरित गति कर रहा है, कैसे त्वरित गति कर रहा है समझना है आपको। यहाँ पर नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण कैसे है बेटा, समझे यहाँ पर बात को। ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का पथ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी वेग की दिशा इधर तरफ है, यहाँ देखा तो वेग की दिशा इधर तरफ है, यहाँ देखा तो वेग की दिशा इधर तरफ है, यहाँ देखा तो वेग की दिशा इधर तरफ है। यानी हर क्षण इसकी दिशा चेंज हो रही है, हर क्षण। यहाँ पर भले ही इसका वेग चेंज, इसकी जो स्पीड है, अगर इसका वेग का परिमाण लोगे जिसे स्पीड कहा जाता है, ये भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन दिशा चेंज होने के कारण यहाँ पर त्वरण आ जाएगा। क्यों आ जाएगा त्वरण? देखिए बेटा, यहाँ पर इसकी दिशा मान लीजिए ये है -i और यहाँ पर ये दिशा आ गई -j। ठीक है, अलग अलग वेक्टर हो गया यहाँ पर। तो आप देखोगे इस पॉइंट पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करेंगे तो यहाँ पर वेग अलग अलग आ गया, क्योंकि चाहे यहाँ पर वेग का परिमाण सेम है लेकिन दिशा अलग अलग होने के कारण यहाँ पर ये असमान सदिश हो गया। ये v -i है और ये v -j है, तो यहाँ पर त्वरण आ जाएगा। उस त्वरण का नाम क्या रहेगा? अभिकेंद्रीय त्वरण। अगर मैं बल की बात करूंगा तो यह इस स्थिति में इस पर बल लगेगा इस दिशा में, यहाँ पर बल लगेगा इस दिशा में। केंद्र की ओर लगने वाले बल को कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल और यहाँ पर इस त्वरण को कहा जाता है अभिकेंद्रीय त्वरण। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में कौन सा त्वरण लगता है? अभिकेंद्रीय, केंद्र की ओर त्वरण लगता है जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। और आप जानते ही हो विद्युत गतिकी का मतलब होता है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपको पढ़ाया था, पहला वीडियो लेक्चर था, उसमें बताया गया था कि विद्युत गतिकी के अनुसार अगर कोई आवेशित, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये ऋणावेशित ही हो, कैसा भी आवेशित हो, धनावेशित क्यों ना हो, तो त्वरित ऋणावेशित, चूंकि यहाँ पर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैंने यहाँ पर ऋणावेशित लिखा है। तो त्वरित ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्वरित गति कर रहा है, अभिकेंद्रित त्वरण है, तो बेटा ये क्या करेगा? ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करता रहेगा। ये लगातार इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित होती रहेगी। उत्सर्जित का मतलब बाहर निकलती रहेगी। अब आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, और उस पे क्या है? त्वरण है। त्वरण यहाँ पर त्वरित गति कर रहा है, तो बेटा एक्चुअली होता क्या है? विद्युत गतिकी के अनुसार अगर कोई आवेशित कण त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक वेव्स भी वहां से लगातार बाहर निकलती जाएगी। अगर यहां से वेव्स लगातार बाहर निकलती जाएगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे बाहर निकलती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार कम होती चली जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार कम होती चली जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो खुद की एनर्जी है वो लगातार बाहर निकलती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होता चला जाएगा? इसको रफ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का पथ लगातार कम होता चला जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या लगातार घटती चली जाएगी। त्रिज्या लगातार घटती चली जाएगी, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए इधर ये नाभिक, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति कर रहा है, लगातार इसकी एनर्जी कम हो रही है, तो इसकी त्रिज्या छोटी होती चली गई, त्रिज्या छोटी होती चली गई, लगातार इसकी त्रिज्या छोटी होती चली गई और अंत में ये नाभिक में गिर जाएगा। तो यहाँ पर इसके स्थायित्व को समझा ही नहीं पाया रदरफोर्ड, और ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सबसे मेन, यहाँ पर इसका आप एरर कह लीजिए, कमी कह लीजिए, कुछ भी है, यहाँ पर ये स्थायित्व के मॉडल को, यानी परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। ठीक है, जब ये अपना रिसर्च पेपर इसने सबमिट किया तो ये इस बात को नहीं समझा पाया कि इसका स्थायित्व कैसा है, जबकि एक्चुअल में परमाणु स्थायित्व होता है।
इस बात को किसने समझाया आगे चलकर? इस बात को नील्स बोर ने समझाया। उस एक्सपेरिमेंट को हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि त्वरित आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभिकेंद्रित त्वरण है, और कोई भी त्वरित आवेशित कण हो तो लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करेगा। बात को कंप्लीट कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो कहां तक लिख लेता बेटा? उत्सर्जित करता रहता है। अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अतः नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में अगर उत्सर्जित करेगा बेटा, अगर आपकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी तो क्या होता जाएगा? कमजोर होते चले जाओगे आप। तो वैसा यहां पर है, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी, आगे फलस्वरूप वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कम होती जाएगी। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार, स्पाइरल कहा जाता है इंग्लिश में इसको, सर्पिलाकार, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सर्पिलाकार मार्ग में चलते हुए अंत में, ऐसी संभावना व्यक्त करी उसने, अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए। अंत में नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस प्रकार परमाणु का स्थायित्व समाप्त, खत्म हो जाएगा। परमाणु का स्थायित्व समाप्त हो जाएगा, ठीक है। परंतु वास्तव में परमाणु स्थायी होता है। यहां पर ये ध्यान रखना है आपको। परंतु परमाणु होता कैसा है? स्थायी होता है। रदरफोर्ड इसकी व्याख्या करने में, एक्सप्लेनेशन करने में, व्याख्या से क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया, व्याख्या करने में असफल रहा, ठीक है। तो एक कमी तो ये थी। मैं इसको चाहूँ तो आपको दोबारा समझाता हूँ, एक इसका डायग्राम बना दूंगा। तो पहले यहां से देख लो, हुआ क्या? हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसके तथ्य पढ़े थे और इसके निष्कर्ष पढ़े थे। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इसके एक छोटे से भाग में, जिसे नाभिक कहा जाता है, समस्त धनावेश और इसका लगभग द्रव्यमान वहां पर ही केंद्रित रहता है, ठीक है बेटा। ये इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का। दूसरा जो निष्कर्ष निकल कर आया कि अधिकांश अल्फा कण, चूंकि ये खोखला गोला है, तो अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए, यानी कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, उन्हें रोकने वाला कोई था ही नहीं, वो सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण 1 डिग्री से छोटे कोणों पर विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण जो जैसे जैसे पास आते चले गए, जैसे मान लीजिए ये पूरा परमाणु है और ये नाभिक है। अगर ये अल्फा कण यहां से है तो बिना विक्षेपित चला जाएगा। अब जैसे जैसे पास आते गए तो बेटा हुआ क्या, इस पर प्रतिकर्षण बल लगा, ये विक्षेपित होते चले गए। और जो बिल्कुल सीधा आ रहा था वो बिना टकराए वापस लौट आया, ठीक है। ये इसका एक्सपेरिमेंट था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा निकटतम पहुंच की दूरी, तो वहां तक कंप्लीट हो गया था हमारा। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी कमियां। तो जो इसकी पहली कमी थी वो थी कि स्थायित्व को नहीं समझा पाया। स्थायित्व कैसे नहीं समझा पाया? रदरफोर्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर घूमता है वो क्या होता है बेटा, वो लगातार उसकी एनर्जी घटती चली जाती है। अगर उसकी एनर्जी लगातार घटती जाएगी, और क्यों घट रही है उसकी लगातार एनर्जी?
क्योंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित कर रहा है उसके अनुसार, ठीक है, जो कि गलत था। तो वो कह रहा है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्वरित गति करता है, ये इलेक्ट्रॉन है त्वरित गति करता है, अगर त्वरित गति कर रहा है तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगें अगर यहां से एनर्जी बाहर निकलेगी, तरंग के रूप में एनर्जी बाहर निकल रही है, तो इसकी एनर्जी लगातार घटती जाएगी, यानी इसकी रेडियस कम होती चली जाएगी। रेडियस कम होती चली जाएगी तो लास्ट में नाभिक में गिर जाएगा। इस बात को ये नहीं समझा पाया, इस बात को नील्स बोर समझाएगा आगे के वीडियो लेक्चर में। अभी आपको इतना ध्यान रखना है। सेकंड जो कमी थी, इसका डायग्राम जरूर बनाइएगा, अगर लिखने के लिए आता है तो इसका डायग्राम जरूर आपको बनाना है। डायग्राम कैसा बनेगा? सर्पिलाकार पथ है, ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इसकी रेडियस लगातार, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे इसमें से बाहर निकल रही है, लास्ट में इसमें गिर गया। कैसा पथ है ये सर्पिलाकार स्पाइरल मोशन है, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अनुसार ये इसका स्थायित्व मॉडल को नहीं समझा पाया, जबकि परमाणु स्थायित्व होता है, एक्चुअल में स्थायित्व यहाँ पर रहेगा। सेकंड जो व्याख्या बताई वो थी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है तो थोड़ा इसके बारे में बताना होगा। वैसे चैप्टर नंबर 17 में आता है और इस साल चैप्टर नंबर 17 पढ़ना नहीं है आपको, कम्युनिकेशन हटा दिया गया है आपके सिलेबस में से, जहाँ तक है। वैसे कुछ दिनों में पूरा सिलेबस आ जाएगा, लेकिन अभी तक यही है कि कम्युनिकेशन नहीं पढ़ना है। हाँ, स्पेक्ट्रम क्या होता है? आपने 11th क्लास में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्पी ये श्रेणियाँ पढ़ी होगी। इन सब का यानी जितने भी ये इनका सम्मिलित रूप होता है, अलग अलग वेव्स का सम्मिलित रूप, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, जैसे रेडियो वेव्स होती है, इंफ्रारेड वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, विजिबल रे होती है, एक्स रे होती है, गामा रेज होती है। तो इनका कॉम्बिनेशन, इनका सबका सम्मिलित रूप उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। आगे चल के आप इस चैप्टर में पढ़ोगे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, तो वो छोटी छोटी रेखाओं का एक समूह होता है, उसकी व्याख्या करने में यहाँ पर ये असफल रहा। तो बेटा इस बात को लिखेंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव, ये सबसे गलत बात थी इसकी, ये जो लिख रहा हूं ना मैं, सभी संभव, इसका बताऊंगा मैं क्या गलत था इसमें। सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों में घूम सकता है या घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को बड़ी इज्जत से नाम दिया जाता है, इसलिए यहाँ लिखा है घूम सकते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों में घूम सकते हैं, ये यहाँ पर गलत है। लेकिन यहाँ पर उसने बताया था उस जमाने में 1911 में, तो लोगों को लगता था कि ये सत्य बोल रहा है, लेकिन आगे चलकर जब इसमें रिसर्च हुआ तो ये बात गलत सिद्ध हो गई। तो बेटा क्या है यहाँ पर गलत? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसको आगे क्वांटम फिजिक्स के अनुसार मैक्स प्लांक के सिद्धांत, यहाँ पर नील्स बोर ने मैक्स प्लांक h/2π जो है ना, मैक्स प्लांक का उसको यूज किया, क्वांटम फिजिक्स को यूज करके उसने बताया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव त्रिज्याओं में नहीं घूमता है। उसकी कुछ कक्षाएं स्पेसिफाई होती है वहां पर, ऐसा नहीं आवारा नहीं है कि सभी कक्षाओं में घूमेगा, केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में घूमेगा जहां पर इसका कोणीय संवेग, अभी कोणीय संवेग क्या होता है बताया जाएगा आपको, ठीक है ना, MVR होता है, जानते होंगे आप, तो ये पूरा बताऊंगा, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। रदरफोर्ड के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों में घूमता है, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है। तो रदरफोर्ड के अनुसार ये सभी संभव कक्षाओं में घूम रहा है। आगे देखिए इसमें क्या है, अतः उन्हें घूम सकते हैं, अतः उन्हें किन्हें, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अतः उन्हें
सभी संभव, अतः उन्हें सभी संभव तरंगदैर्घ्य, सभी संभव तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करनी चाहिए, उत्सर्जित करनी चाहिए। यानी जितनी भी तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक्सरे, गामा रे, ठीक है, अभी जो बताए विजिबल रे और रेडियो वेव्स, जितनी भी है, यानी पूरे स्पेक्ट्रम में सारी तरंगे इसको उत्सर्जित करनी चाहिए। किसको? इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि सभी संभव त्रिज्याओं के वृत्ताकार पथों में घूमते हैं, अतः उन्हें सभी संभव तरंग दे रहे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करनी चाहिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, E इजिकल टू एच म्यू, E इजिकल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। E क्या होता है? एनर्जी होता है। H क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। C क्या होता है? C होती है प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कांस्टेंट है। और लैम्डा क्या होती है? तरंग की तरंगदैर्घ्य। तो लैम्डा इजिकल टू क्या हो गया? एच सी अपॉन ई, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान है, तो यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपको ऊर्जा पता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे की ऊर्जा पता है, तो आप उसकी तरंगदैर्घ्य निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए, सभी संभव तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करनी चाहिए। इन तरंगों, अर्थात पहले यह लिखेंगे, करनी चाहिए, अर्थात इन तरंगों का स्पेक्ट्रम, अर्थात इन तरंगों का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। ये सतत का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब होता है बीच में कोई विभाजन नहीं है, बिल्कुल लगातार है। जैसे कोई रस्सी है तो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और लगातार चलती जाएगी, इसे कहते हैं सतत है, ठीक है। जैसे साइन का फलन, साइन का ग्राफ होता है, सतत होता है बेटा, लगातार चलता जाता है, इसे कहते हैं सतत फलन। और अगर बीच में से टूट जाए कोई ग्राफ, अगर बीच में से टूट जाए, जैसे tan का ग्राफ होता है, मैथमेटिक्स वाले बच्चे अच्छे से समझते होंगे, tan का जो ग्राफ होता है बेटा, वो बीच में से टूट जाता है, तो उसे कहा जाता है असतत फलन। बायो वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, अगर रस्सी को बीच में से तोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, तो अभी ये सतत है। अगर बीच में से तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, तो अब ये असतत हो गई, ठीक है। तो अगर करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा होगा तो आगे करंट नहीं जाएगा, ये असतत हो गया। तो अगर कोई कार्य लगातार हो रहा है तो उसे कहा जाएगा सतत, और अगर टुकड़ों के रूप में हो रहा है तो उसे कहा जाएगा असतत। तो यहाँ पर ये हो गया, अर्थात इन तरंगों का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सतत? क्योंकि ये सभी संभव तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित कर रही है। यहाँ पे लिख रखा है, सभी संभव तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित कर रही है। क्यों कर रही है ये सभी संभव तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित? क्योंकि ये सभी त्रिज्याओं के, जितने भी त्रिज्या हैं नाभिक के चारों, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जितनी भी त्रिज्या है, सब में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सभी तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित हो रही है। सभी तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित हो रही है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम निकल कर आया वो कैसा आया? सतत आ गया। आगे बात करेंगे इसके। परंतु परमाणु का स्पेक्ट्रम, जो रियल में इसका स्पेक्ट्रम आता है, स्पेक्ट्रोमीटर में देखा जाता है बेटा इसको, परंतु परमाणुओं का स्पेक्ट्रम सतत न होकर, आप आगे की क्लासों में, आगे की क्लास का मतलब 12th के बाद की, जैसे अगर आप बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं फिजिक्स में, तो वहां पर आपका ये एक्सपेरिमेंट आता है, डार्क रूम में ये एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहां पर आपको ये बताया जाएगा, पूरा आपको बताया जाएगा इसका स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो परंतु परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत न होकर कैसा होता है? असतत, सतत न होकर रेखीय होता है, सतत न होकर रेखीय होता है, बारीक बारीक रेखाओं के रूप में होता है, सतत न होकर रेखीय होता है, तथा उनके बहुत सी बारीक रेखा है, तथा उनमें बहुत सी बारीक, महीन जिसे कहा जाता है, बारीक रेखाएं होती है, बहुत सी बारीक रेखाएं होती है। आपने 11वीं क्लास में बनाया होगा बेटा, देखो मैं बताता हूँ कैसा डायग्राम, आपने इस तरह का एक डायग्राम बनाया होगा, ठीक है। ये पहले, फिर ये दूसरी, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा, ये लाइमन की हो गई। फिर पास्टन की बनाई होगी आपने इस तरह से, ठीक है बेटा। फिर आपने ये लाइमन बामर, फिर आपने पास्टन की बनाई होगी इस तरह से, ठीक है। तो इसे कहा जाता है महीन रेखाएं होती है, ये लाइमन श्रेणी हो गई,
ये बामर श्रेणी हो गई, ये पाश्चन हो गई, फिर इस तरह से जाएगा। ये अपन दोबारा बनाएंगे, दोबारा समझाऊंगा, लेकिन अभी आपने इस तरह का बना रखा है ना, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कैसी रेखाएं होती है? वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत न होकर कैसा होता है? रेखीय होता है तथा उनमें बहुत सी बारीक रेखा होती है, जैसे लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा, लाइमन श्रेणी की तृतीय रेखा, इस तरह से बामर की प्रथम, बामर की द्वितीय, बामर की तृतीय, इस तरह से चलता रहेगा, बामर की अंतिम, इस तरह से। ठीक है, और इसमें ये बातों लिखेंगे हम, इसको रफ कर लेते हैं। बहुत सी बारीक रेखाएं होती है, प्रत्येक रेखा की पॉइंट डालकर प्रत्येक रेखा की एक निश्चित तरंगदैर्ध्य, प्रत्येक रेखा की एक निश्चित तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति, प्रत्येक रेखा की एक निश्चित तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति होती है। आप तरंगदैर्ध्य से आवृत्ति तो निकाल सकते हो, म्यू इज इक्वल टू होता है ना c/λ। ये क्या है? ये आवृत्ति है, ये प्रकाश की चाल है, और ये तरंगदैर्ध्य है। ठीक है बेटा, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, म्यू इज इक्वल टू c/λ। प्रत्येक रेखा की एक निश्चित तरंगदैर्ध्य व आवृत्ति होती है। हाइड्रोजन परमाणु की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं मिलती है। कौन कौन सी होती है वो? जैसे लाइमन, बामर, ये सब साइंटिस्ट के नाम है। लाइमन हुआ, बामर हुआ, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है ना, एटसेट्रा, और हम्पी भी होती है। ठीक है ना, इस तरह से जिनकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका, जिनकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। तो आपको क्या ध्यान रखना है? अगर एग्जाम में आता है रदरफोर्ड मॉडल की कमियां बताइए, तो दो कमियां आपको बता कर आनी है। एक, रदरफोर्ड का मॉडल स्थायित्व को नहीं समझा पाया, और रदरफोर्ड का मॉडल इस रेखीय स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया। स्थायित्व कैसे नहीं समझा पाया? रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब घूमता है, तो बेटा अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वो क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करेगा। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित करेगा तो उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी तो उसका पथ छोटा होता चला जाएगा, पथ छोटा होता चला जाएगा, त्रिज्या कम होती जाएगी, तो लास्ट में वो नाभिक में गिर जाएगा। अगर ऐसा वास्तव में होता तो परमाणु का स्थायित्व नहीं होता, इस संसार का, इस सृष्टि का ही निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो क्या है बेटा? 0 पॉइंट पे जाके गिरना ही है। इस बात को रदरफोर्ड नहीं बता पाया। दूसरा क्या नहीं बता पाया? दूसरा वो बता रहा है, वो रेखीय स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया। कैसे नहीं समझा पाया? उसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों सभी संभव कक्षाओं में, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक सभी संभव कक्षाओं में घूमता है। ठीक है, अगर वो सभी संभव कक्षाओं में घूमेगा तो उसको सभी तरह की एनर्जी यहाँ पर रिड्यूस करेगा। अगर सभी तरह की एनर्जी रिड्यूस करेगा, यानी सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को अगर वो उत्सर्जित करेगा, तो उसका स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होगा। जबकि इसका स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, इसका स्पेक्ट्रम रेखीय रूप में होता है, और उसमें बारीक बारीक रेखाएं होती है जो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट के रूप में होती है, जिनकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया। इन दोनों समस्याओं का समाधान जिसने करा उसका नाम था नील्स बोर। ठीक है, उसने एक मॉडल प्रस्तुत किया। भाई कोई साइंटिस्ट अपनी कोई कमी छोड़ देता है तो उसके आगे रिसर्च होता है, उस रिसर्च को आगे बढ़ाया नील्स बोर ने। अब हम पढ़ेंगे तीसरा मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जिसमें वो रदरफोर्ड की दोनों कमियों को बताता है। ठीक है, तीसरा मॉडल है बेटा, देखिए नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसको एक बार समझा देता हूं मैं, कंप्लीट इसको अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक आप रदरफोर्ड को पूरा पढ़ भी लेंगे। नील्स बोर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ एक बार, और मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। देखिए, नील्स बोर ने जो सबसे पहली बात बताई वो ये बताई, रदरफोर्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों सभी संभव कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी अगर ये नाभिक है, ये इसकी पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा, छठी कक्षा, यानी सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होगा। किसके अनुसार? रदरफोर्ड के अनुसार। और यही बात उसकी गलत थी।
नील्स बोर ने बताया, लिख नहीं रहा हूं मैं, आपको केवल समझा रहा हूं। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो। पूर्ण यानी n × h/2, जहां n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। उसने इस बात को समझाने के लिए क्वांटम फिजिक्स का उपयोग किया, यानी सीधे सीधे तौर पर मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। दोनों साइंटिस्ट का फिजिक्स में अपना अपना योगदान है, इसलिए आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये थ्योरेटिकल प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो रदरफोर्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जबकि एक्चुअल में होता क्या है, ये बात नील्स बोर ने बताई, इसलिए ये ज्यादा रिलेवेंट है, ये ज्यादा सत्य है, अभी तक ये सत्य है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। यानी यह जो n है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है 1 2 3 4। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये बताई। दूसरी बात उसने बताई कि जो रदरफोर्ड कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब घूमता है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, ये बात गलत है। जब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में घूमता रहेगा, ये कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। जब इसकी ऊर्जा खत्म ही नहीं होगी, अगर ये ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित ही नहीं करेगा, तो क्या होगा बेटा, इसके पथ में कोई कमी नहीं आएगी, इसी में चक्कर लगाता रहेगा अनंत समय तक। यानी क्या ध्यान रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हुए कोई ऊर्जा का, कोई विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता। फिर कैसे होता है, तो समझिए आप बात को। अगर बाहर से आप इसको एनर्जी दे दोगे, समझना बात को, अगर बाहर से इसको एनर्जी दे दी जाएगी इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ऊर्जा मिल गई। अगर आपके पास बेटा ऊर्जा होगी तो आप क्या करोगे, कार्य कर पाओगे। ठीक है, अगर आपकी ऊर्जा निकाल ली जाए, अगर आप में ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, बिस्तर में लेट जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो वैसा यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर दूसरी कक्षा में गति कर रहा है, दूसरी कक्षा में यहाँ पर घूर्णन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, अगर इसको बाहर से एनर्जी दे दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा में, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड होकर यहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये n=1 है, ये पहली कक्षा, ये n=2 दूसरी कक्षा, n=3 तीसरी कक्षा, इस तरह से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, अगर इसकी ऊर्जा आप निकाल लो, ठीक है, यहां से इसकी एनर्जी अगर आपने बाहर निकाल ली, तो ये क्या होगा बेटा, ये गिर के यहां पर आ जाएगा। इस बात को मैं आपको और भी समझाऊंगा, लेकिन आपको अभी क्या ध्यान रखना है, आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि रदरफोर्ड कह रहा था सभी संभव कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, ऐसा नहीं होता है, केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है। दूसरा, रदरफोर्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते हुए विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है, ऐसा नहीं होता है, ये कोई विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता है, लगातार घूमता ही रहता है। ठीक है, ये उत्सर्जन और अवशोषण यहाँ पर कहाँ होता है, ये बाहर से ले लिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा तभी होगा, इसलिए इसका स्थायित्व बना रहता है। तो बेटे आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। इस वीडियो लेक्चर को आपको अच्छे से समझना है, जहां पर आपको समझ में नहीं आता वीडियो को बैक लेके अच्छे से समझिए। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझ में आए। आप अगर इसके नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करें और पूरी की पूरी कहानी आप उतार लीजिए, क्योंकि अगर मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें आपको मैटर कम ही मिलेगा। ये मैटर पर्याप्त मैटर है ये आपके लिए। आपको अगर ये चैप्टर समझना है तो आपको ये सारी बातें पढ़नी होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।